गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थीगण, आज इस लेक्चर में मैं आपको वर्कबुक में जो हम रिवीजन कर रहे हैं उसमें लेसन 3 कुत्ते की वफादारी की जो शॉर्ट एक्सरसाइज है, व्याकरण है, वो समझाऊंगी। आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। फिर अगर वर्कबुक में नहीं लिखा हो तो लिखना है, और आपने पहले से ही कंप्लीट कर दिया है जब मैंने पहले आपको भेजा था तब, तो आपको मात्र लर्न करना है। तो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। नंबर 1, पाटन कहाँ है? जिसका उत्तर है सी, उत्तर गुजरात में। प्रश्न नंबर 2, बंजारा सामान ढोने के लिए ऊंट का उपयोग करता था। नंबर 3, बंजारे का कुत्ता कैसा था? उत्तर आएगा सी, वफादार। नंबर 4, उधार लिए हुए रुपयों पर क्या देना पड़ता है? जिसका उत्तर आएगा सी, सूद। नंबर 5, चोरों ने चोरी का माल कहाँ गाड़ा था? जिसका उत्तर आएगा सी, जंगल में। प्रश्न 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें यहाँ ब्रैकेट में कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें से सही शब्द चुनकर हमें यहाँ जो ब्लैंक दी गई है वहाँ लिखना है। नंबर 1, कुत्ता रात को बंजारे के, तो आएगा पड़ाव की रखवाली करता था। नंबर 2, बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से खुश था। नंबर 3, अपने कुत्ते को सेठ के यहाँ गिरवी रखने में बंजारे को बहुत दुख हुआ। नंबर 4, सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला। नंबर 5, कुत्ते को अपनी ओर आते देखकर लाखा ने सोचा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है। इस तरह हमें सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने की है। प्रश्न 3, सही वाक्य चुनकर विधानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ हमें ऑप्शंस अ, ब, क दिए गए हैं। हमें सही आंसर चुनकर यहाँ पर लिखना है और इस विधान को कंप्लीट करना है। नंबर 1, लोग बंजारे को लाखा बंजारा कहते थे। जिसका उत्तर आएगा ब, वह लाखों का व्यापार करता था इसलिए। नंबर 2, बंजारे को रुपयों की ज़रूरत पड़ी क्योंकि। जिसका उत्तर आएगा ब, उसे व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ था। नंबर 3, बंजारा अपने कुत्ते से खुश था क्योंकि। जिसका उत्तर आएगा अ, वह बड़ा वफादार था। नंबर 4, सेठ के द्वारा मुक्त होने के बाद कुत्ता जल्दी जल्दी भागने लगा क्योंकि। जिसका उत्तर आएगा ब, उसे अपने मालिक से मिलना था। प्रश्न 7, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, हृदय हिला देना। जिसका उत्तर है हृदय को द्रवित कर देना। वाक्य, शहीदों की ये कहानियाँ हमारे हृदय को हिला देती हैं। नंबर 2, मार खा जाना। जिसका उत्तर है नुकसान होना। वाक्य, सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी। नंबर 3, फूटी कौड़ी न होना। जिसका उत्तर है बहुत गरीब होना। वाक्य, लाखा के पास फूटी कौड़ी भी न थी। नंबर 4, कोई चारा न होना। इसका अर्थ है कोई उपाय न होना। वाक्य, कर्ज लेने के सिवाय लाखा के पास कोई चारा न था। नंबर 5, डाका डालना। जिसका अर्थ है चोरी करना। वाक्य, चोरों ने सेठ की दुकान में डाका डाला। नंबर 6, 9 2 11 होना।
जिसका अर्थ है भाग जाना। वाक्य पुलिस के आने से पहले ही अपराधी 9-2-11 हो गए। नंबर 7 हक्का बक्का रह जाना, जिसका अर्थ है चकित होना। वाक्य घर में चोरी होने से सेठ जी हक्का बक्का रह गए। नंबर 8 फूट फूट कर रोना, जिसका अर्थ है जोर जोर से रोना। वाक्य कुत्ते की मौत पर लाखा फूट फूट कर रोने लगा। निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखिए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस कहावत का अर्थ है नुकसान हो जाने के बाद, अर्थात समय निकल जाने पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। शब्दकोश के क्रम में शब्दों को लिखना है। मैंने आपको पहले ही समझाया, पहले स्वर से लिखना है फिर व्यंजन से। तो स्वर का शब्द है आश्चर्य, फिर इसलिए, लुटेरा, वफादार और वापस, और लास्ट में सुंदर। प्रश्न 10 नीचे दिए गए संज्ञाओं को उचित खाने में लिखिए। तो यहाँ संज्ञाएं दी गई है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का विशेष का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। और जातिवाचक संज्ञा जो पूरी जाति का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे भारत, हिमालय, वीर सावरकर, नर्मदा, नीम, गिरनार, यह सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या किसी चीज़ का विशेष का बोध कराता है। जातिवाचक संज्ञा नदी, सैनिक, पर्वत, छात्र और गाय। तो यह नदी, सैनिक ये पूरी जाति का बोध कराता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा में आता है। तो इस प्रकार आपको शब्द दिए उसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा ढूंढकर चुनकर सही जगह पर लिखना है। प्रश्न 11 निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। लिंग परिवर्तन यानी यहाँ हमें अगर पुल्लिंग दिया हो तो हमें आंसर में स्त्रीलिंग करना होता है, और अगर क्वेश्चन में स्त्रीलिंग दिया हो तो आंसर में पुल्लिंग शब्द करना होता है। जैसे नंबर 1 राजा, तो राजा का लिंग परिवर्तन हम करेंगे, राजा पुल्लिंग है तो हम स्त्रीलिंग करेंगे रानी। नंबर 2 ग्वाला, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग करेंगे ग्वालिन। नंबर 3 अभिनेता, जो पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग करेंगे अभिनेत्री। नंबर 4 शेर, पुल्लिंग है तो हम लिंग परिवर्तन करेंगे शेरनी। नंबर 5 सोनार, पुल्लिंग है तो सोनारिन स्त्रीलिंग। नंबर 6 ऊँट, ऊँट पुल्लिंग है तो हम स्त्रीलिंग करेंगे ऊँटनी। नंबर 7 लुटेरा, लुटेरा पुल्लिंग है तो हम स्त्रीलिंग करेंगे लुटेरिन। नंबर 8 बंजारा, तो पुल्लिंग है तो हम स्त्रीलिंग करेंगे बंजारिन। नंबर 9 सेठ, तो पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग करेंगे सेठानी। नंबर 10 नाग, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग करेंगे नागिन। नंबर 11 शिक्षक, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग करेंगे शिक्षिका। नंबर 12 शिष्य, पुल्लिंग है तो हम स्त्रीलिंग करेंगे शिष्या। नंबर 13 घोड़ा, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग करेंगे घोड़ी। नंबर 14 कुत्ता, पुल्लिंग है तो हम स्त्रीलिंग करेंगे कुतिया। तो इस प्रकार अगर यहाँ पुल्लिंग शब्द दिए हैं तो हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाने हैं, इस प्रकार लिखने हैं। और अगर यहाँ स्त्रीलिंग दिया हो तो हमें यहाँ आंसर में पुल्लिंग शब्द करके लिखना है। इस प्रकार हमें शब्दों का लिंग परिवर्तन करके लिखना है। तो विद्यार्थीगण, आप पार्ट 3 की जो शॉर्ट एक्सरसाइज है समझे होंगे। मैं आपको यह जो पार्ट का रिवीजन करवा रही हूँ, यह सारी जो भी एक्सरसाइज है शॉर्ट एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है, वर्कबुक में लिखना है, और जिसने लिख लिया है उन्हें लर्न करना है। पार्ट 4 कथनी और करनी जो निबंध है
इसकी शॉर्ट एक्सरसाइज व्याकरण आपको समझा रही हूँ। आपको लेसन 3 का और 4 का जो भी शॉर्ट एक्सरसाइज है, व्याकरण है, लॉन्ग आंसर्स है, वर्कबुक में लिखना है और वर्कबुक में से ही लर्न करके आपको एग्ज़ाम में लिखना है। हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। नंबर 1, मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? जिसका उत्तर है ए, गुणों की खान। नंबर 2, बस में ड्राइवर के बैठने की जगह को क्या कहते हैं? जिसका उत्तर है डी, कैबिन। प्रश्न नंबर 3, मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था? जिसका उत्तर है ए, 4 महीने का। नंबर 4, बिजली का बिल जमा कराने गए सज्जन का पोता कितने वर्ष का था? जिसका उत्तर है बी, 8 वर्ष का। नंबर 5, आदर्श की बातें करना पर उन्हें न अपनाना यह समाज के लिए, जिसका उत्तर है ए, समाज के लिए अच्छा नहीं होता। प्रश्न 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ हमें कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें सही शब्द चुनकर यहाँ ब्लैंक में लिखना है। नंबर 1, ईश्वर ने मनुष्य को कई गुणों से संवारा है। नंबर 2, बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। नंबर 3, लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को फूल तोड़ते देखा। नंबर 4, बसों में धूम्रपान करना वर्जित है। नंबर 5, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। नंबर 6, कई लोग आदर्श की बातें करते हैं, उन्हें अपनाते नहीं। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। यहाँ जो विधान दिए हैं इनकम्प्लीट है, हमें सही विधान चुनकर यहाँ रिक्त स्थान में आंसर लिखना है। नंबर 1, पार्क में लोगों के आने जाने से फूलों के पौधे लगाने वाले को लगा कि, जिसका उत्तर आएगा अ, लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। नंबर 2, एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि, जिसका उत्तर है ब, हमें कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। नंबर 3, बसों में लिखा होता है, जिसका उत्तर है क, धूम्रपान करना वर्जित है, हमें अवतरण चिन्ह में लिखना है। तो इस प्रकार आपको जो भी विधान दिए हो तो आपको अ, ब, क उसमें से सही विधान चुनकर इस प्रकार वाक्य को कंप्लीट करना है। प्रश्न 6, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ हमें कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उसका अर्थ लिखना है और हमें उस जो क्वेश्चन में हमें दिया है गुणों की खान, तो यह इसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे नंबर 1, गुणों की खान, इसका अर्थ है बहुत गुणी होना। वाक्य, आप तो सचमुच गुणों की खान है। हमने इसमें वाक्य प्रयोग किया है, वाक्य में हमने गुणों की खान का प्रयोग किया है। नंबर 2, पानी पानी हो जाना, जिसका अर्थ है बहुत लज्जित होना। वाक्य, अपना झूठ पकड़ा गया तब लड़का पानी पानी हो गया। तो इस प्रकार जो भी हमें क्वेश्चन में दिए हैं मुहावरे, उसका अर्थ लिखकर हमने वाक्य में प्रयोग किया है। प्रश्न 7, उचित जोड़ मिलाइए, जिसमें यहाँ प्रश्न चिन्ह दिया गया है, पूर्ण विराम है, उद्गार चिन्ह है, अल्प विराम है, अवतरण चिन्ह है और योजक चिन्ह है। तो हमें सही चिन्ह के सामने उसका यहाँ जो दिए गए हैं उसमें से चुनकर हमें लिखना है। तो यह प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हमने उत्तर में प्रश्न सूचक चिन्ह लिखा है। यहाँ से हमने सही शब्द चुनकर यहाँ पर लिखा है। नंबर 2, पूर्ण विराम, तो यहाँ हमने पूर्ण विराम यहाँ से चुनकर हमने लिखा है। नंबर 3, उद्गार चिन्ह। नंबर 4, अल्प विराम। नंबर 5, अवतरण चिन्ह।
नंबर 6 योजक चिन्ह। तो इस प्रकार हमने यह चिन्हों के सामने उसके जो नाम है यहाँ से चुनकर सही नाम लिखे हैं। प्रश्न 8 निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। विराम चिन्ह यानी जो यहाँ ऊपर दिए हैं, जैसे प्रश्नार्थ चिन्ह है, पूर्ण विराम है, उद्गार चिन्ह, अल्प विराम, अवतरण चिन्ह, योजक चिन्ह, यह जो भी चिन्ह हैं इन सब चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। तो हमें लिखना है नंबर 1 फूल तोड़ना मना है। तो हम यहाँ लिखेंगे फूल तोड़ना मना है, यहाँ पूर्ण विराम करेंगे क्योंकि ये साधारण वाक्य है, आंसर है। तो यहाँ हमने पूर्ण वाक्य को पूर्ण किया है, इसलिए पूर्ण विराम लिखा है। नंबर 2 वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो वाह, जब भी किसी चीज़ की हम प्रशंसा करते हैं तब उद्गार चिन्ह लगाया जाता है। उद्गार चिन्ह लगाते हैं तो वाह उद्गार चिन्ह, कितना सुंदर दृश्य है, फिर उद्गार चिन्ह आएगा क्योंकि हमने कोई दृश्य है, सुंदर दृश्य है, उसकी प्रशंसा की है, इसलिए इसमें प्रशंसा में उद्गार चिन्ह आता है। नंबर 3 बसों में लिखा होता है धूम्रपान का निषेध है। तो हम इसे अवतरण चिन्ह में लिखेंगे, बसों में लिखा होता है, फिर अल्प विराम, फिर अवतरण चिन्ह करके कोई भी किसी के द्वारा वाक्य कहा जाता है या कहीं लिखा होता है तो जो विशेष वाक्य होता है उसे हमेशा अवतरण चिन्ह में लिखा जाता है। तो अवतरण चिन्ह में हम लिखेंगे धूम्रपान वर्जित है। फिर यहाँ हमने इस वाक्य को पूर्ण किया है इसलिए पूर्ण विराम, फिर अवतरण चिन्ह को हम कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार कोई भी लिखा हुआ वाक्य होता है, विशेष वाक्य होता है या किसी के द्वारा कहा हुआ होता है तो वह वाक्य अवतरण चिन्ह में लिखा जाता है। तो आपको इस प्रकार अवतरण चिन्ह में अगर एग्ज़ाम में आता है तो इस प्रकार आपको अवतरण चिन्ह में वाक्य लिखना है। नंबर 4 धारा रात दिन पड़ती रहती है। तो यहाँ साधारण वाक्य है इसलिए हम लिखेंगे धारा रात दिन पड़ती रहती है, पूर्ण विराम, यहाँ हमने पूर्ण विराम लिखा है। नंबर 5 पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं। तो यहाँ प्रश्नार्थ चिन्ह है तो हम लिखेंगे पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि क्यों यहाँ क्यों लिखा है वह प्रश्न सूचक में आता है, प्रश्नार्थ शब्द है। तो क्यों लगाए जाते हैं तो प्रश्नार्थ चिन्ह है, प्रश्नार्थ शब्द है, इसलिए हम यहाँ प्रश्न करेंगे, प्रश्नार्थ चिन्ह लिखेंगे। प्रश्न 9 कोष्ठक में दिए गए शब्दों में को उचित क्रम में रख कर उदाहरण के अनुसार वाक्य में लिखे। तो यहाँ शब्द दिए गए हैं, मैंने यहाँ जो लाइंस ड्रॉ किए वह शब्द के अनुसार मैंने यहाँ पर वाक्य लिखे हैं। जैसे उदाहरण दिया है फूल तोड़ना मना है, वैसे ही नंबर 1 मैं हर रोज़ खेलने जाता हूँ। नंबर 2 वे पौधे अच्छे लगते हैं। नंबर 3 सबको कथनी करने में समानता रखनी चाहिए। नंबर 4 वे कहीं से फूल लाए। नंबर 5 सबको हर रोज़ पढ़ना चाहिए। तो यह जो साधारण वाक्य है मैंने यहाँ पर लाइंस ड्रॉ की है और यहाँ लाइंस ड्रॉ करके मैंने इन शब्दों को यहाँ वाक्य बनाकर लिखे हैं। प्रश्न 10 निम्नलिखित कहावतों का अर्थ लिखिए। तो यहाँ हमको यह कहावतें दी गई हैं, उन कहावतों के अर्थ लिखने हैं। नंबर 1 आम के आम गुठलियों के दाम, जिसका अर्थ होता है दोहरा लाभ लेना। नंबर 2 जैसी करनी वैसी भरनी, जिसका अर्थ होता है कर्मों के अनुसार फल मिलना। नंबर 3 सांच को आँच नहीं, जिसका अर्थ होता है सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। नंबर 4 काला अक्षर भैंस बराबर, जिसका अर्थ होता है बिल्कुल अनपढ़ होना। प्रश्न 11
निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा बनाइए। यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं तो हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। हम जो भी फील करते हैं वह सब भाववाचक संज्ञा में आता है। जैसे नंबर 1 सच्चा, तो भाववाचक संज्ञा में हम लिखेंगे सच्चाई। नंबर 2 ऊंचा, भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखेंगे ऊंचाई। नंबर 3 बच्चा, भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखेंगे बचपन। नंबर 4 लंबा, भाववाचक संज्ञा लिखेंगे लंबाई। नंबर 5 अमीर, भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखेंगे अमीरी। नंबर 6 बूढ़ा, तो भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखेंगे हम बुढ़ापा। तो इस प्रकार भाववाचक संज्ञाएं दी होती है, उसको हमको इस प्रकार भाववाचक संज्ञाएं लिखनी है। प्रश्न 12, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित संज्ञा का भेद लिखिए। तो यहाँ हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। यहाँ रेखांकित यानी जो शब्द के नीचे रेखा बनाई हुई है, लाइन ड्रॉ की है, अंडरलाइन किया गया है, उन शब्दों का हमें भेद लिखना है। जैसे जातिवाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं, समूहवाचक संज्ञाएं, जातिवाचक संज्ञाएं, इस प्रकार हमें संज्ञाओं का भेद लिखना है। जैसे नंबर 1 मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, तो मनुष्य शब्द दिया है। मनुष्य वह जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि वह पूरी जाति का बोध कराता है। नंबर 2 हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए, तो यहाँ अहिंसा यह भाववाचक संज्ञा है जो हमें भाव का बोध कराता है। जो हम फील करते हैं वह जो भी है वह भाववाचक संज्ञा में आता है। नंबर 3 रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है, तो यहाँ भीड़ समूहवाचक संज्ञा है जो पूरे समूह का बोध कराता है। नंबर 4 क्षमा वीरों का आभूषण है, तो क्षमा वह भी जैसे अहिंसा है, इस तरह क्षमा भी भाववाचक संज्ञा है। नंबर 5 फूल सबको अच्छे लगते हैं, तो फूल वह जातिवाचक संज्ञा है जो पूरी जाति का बोध कराता है। नंबर 6 हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए, तो विनम्रता भाववाचक संज्ञा में आता है। जिस प्रकार हमने अहिंसा, क्षमा लिखा, इसी तरह विनम्रता यह भी भाववाचक संज्ञा है जो मनुष्य के भावों का बोध कराता है। नंबर 7 सभा में कई लोग इकट्ठे हुए, तो यहाँ सभा समूहवाचक संज्ञा है जो पूरे समूह का बोध कराता है। तो इस प्रकार हमें एग्ज़ाम में भी अगर आए तो अंडरलाइन किए गए जो भी रेखांकित शब्द हैं उनको पहचान कर उनका जो भेद है वह कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, तो इस प्रकार हमको संज्ञा को पहचान कर संज्ञा का नाम लिखना है। तो विद्यार्थीगण, आप ये पार्ट 4 का जो शॉर्ट एक्सरसाइज है, व्याकरण है, उसे समझे होंगे। आपको यह शॉर्ट एक्सरसाइज व्याकरण है, लॉन्ग आंसर से पढ़कर समझकर वर्कबुक में लिखना है। जिन्होंने लिखे हुए हैं, यह जो पार्ट है वर्कबुक में पहले से लिखे हुए हैं, उनको यह नहीं लिखने हैं और उनको मात्र लर्न करना है। और जिन्होंने नहीं लिखे हैं उनको यह जो पार्ट है वर्कबुक में पढ़कर समझकर लिखना है और एग्ज़ाम के लिए लर्न करना है और लर्न करके फिर लिखना है।